नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। एक लंबे वीकेंड के बाद हम लौटे हैं, तो देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो वैसे तो कुछ ढीले ढाले संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी एक छोटे दायरे का कारोबार है और प्रेशर यहां पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल 33-34 अंकों की कमजोरी के साथ एक छोटे दायरे में हो रहा है कारोबार। 17,290 के करीब हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स में अगर निकेई के बाजार जापानीज मार्केट की तरफ नजर डाली जाए तो यहां पर हमने प्रेशर बढ़ता हुआ देखा है। 500 अंकों की अब यहां गिरावट नजर आ रही है, 26,600 के नीचे है। बाकी जो मार्केट्स भी धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वहां पर भी हम कमजोरी ही फिलहाल हावी होते हुए देख रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी प्रेशर साफ दिख रहा है। आधे से 1% की कमजोरी डाउ नैस्डैक दोनों फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। लेकिन कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें, अगले हफ्ते की जो स्ट्रेंथ थी खासतौर से कच्चे तेल में, वो शार्पली एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड तेजी से $114 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नाइमेक्स क्रूड की बात करें, $109 के पास यहां भी ट्रेड हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार 2 हफ्तों की वीकली करेक्शन के बाद हमने पिछले हफ्ते 9% की वीकली बढ़त दोनों ही इंडाइसेस में देखी है। तो क्या कुछ संकेत निकल कर आ रहे हैं, पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ है और आज किन ट्रिगर्स पर नजर रखने की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेहता स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, काफी लंबे वीकेंड के बाद हम लौटे हैं, संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं? कच्चा तेल फिर से एक चिंता का विषय बन सकता है, ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के फ्रंट पे क्या हालत है? बिल्कुल, तो जो 4 दिन के वीकेंड की खुशी थी वो आज सुबह के मार्केट एक्शन को देखकर ढलती हुई आपको दिख रही है और सारे बाजार आपको लाल निशान में दिखेंगे। परेशानी की बात तो है क्योंकि जैसा आपने कहा कमोडिटी प्राइस काफी तेजी से बढ़कर आए हैं। मार्केट एक्शन थोड़ा वॉलेटाइल रहा है। करेंसी मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, बॉन्ड मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। रूस और रशिया के संकेत भी अच्छे नहीं है, तो कोई भी ऐसी बड़ी राहत की बात नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को एक्शन मिले। बिजी हफ्ता रहने वाला है। जहां तक मार्केट्स का सवाल है, एक बार वहीं से कर लेते हैं शुरुआत। थोड़ी देर में चीन का Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो देखेंगे कैसा एक्शन यहां पर हो रहा है। शंघाई में लॉकडाउन में ढील देने की बात की जा रही है क्योंकि वहां पर लोकल प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी सीवियर जो इन्होंने लॉकडाउन लिया है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से हमारे बाजारों के लिए भी काफ़ी बड़ा हफ्ता है, अमेरिकी बाजारों के लिए भी बड़ा हफ्ता है। नेटफ्लिक्स, टेस्ला, IBM जैसे दिग्गजों के नतीजे आएंगे। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस के भी नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा आर्थिक डेटा आएगा यूएस की तरफ से, हाउसिंग डेटा भी रहेगा। फेड के कई सदस्य पब्लिक भाषण करने वाले हैं मई की पॉलिसी से पहले, और फेड के चीफ और IMF के चीफ के बीच बैठक भी होने वाली है लेटर दिस वीक, जहां पर हमारी नजर बनी हुई है। जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है, फ्राइडे को तो सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद ही थे, तो वेडनेसडे और थर्सडे के अगर आप मार्केट एक्शन की बात करें तो यूएस में दोनों दिन भारी उतार चढ़ाव आपने बनते हुए देखा। बुधवार को हमने देखा 350 अंकों की रैली थी, पर फिर गुरुवार को डाउ करीब 110 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पर 2% की गेन जो वेडनेसडे को आई थी वो पूरी की पूरी इन्होंने थर्सडे को गवाती हुई दिखी। तो नैस्डैक पर और स्पेशली IT स्टॉक्स पर लगातार भारी दबाव आपको बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ने की वजह से और जो थोड़े मिले जुले नतीजे आए हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार का मूड माहौल उतना अच्छा इस समय नहीं है। मार्च की रिटेल बिक्री ये हमने आधे % बढ़ती हुई देखी, जो अनुमान से कम थी। इससे भी मूड बिगड़ते हुए दिखा। 2.8% पर बॉन्ड यील्ड है, इससे भी मूड बिगड़ा हुआ है। इसके साथ ही हमने देखा कि जो इलॉन मस्क साहब हैं वो ट्विटर खरीदने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसके बाद कई सारे और डेवलपमेंट्स हो गए, बट शेयर ने नेगेटिवली रिएक्ट करा है और आगे जाकर भी यहाँ पर दबाव आपको बनते हुए दिख सकता है। तीसरी साप्ताहिक लगातार गिरावट हमने अमेरिका में देखी है। हालांकि डाउ सिर्फ 1% से कम गिरा है, बट S&P 500 2% फिसला था और नैस्डैक 2.5% फिसला था। इससे पहले वाले हफ्ते हमने देखा था नैस्डैक 4% फिसला था। तो आप देख सकते हैं कि 2 हफ्तों में क्या भारी पिटाई यहाँ पर IT शेयर्स की होती हुई दिखी है। अब आते हैं कच्चे तेल पर, जो आप कह रही हैं बहुत ही बड़ा उछाल आया है नया, 113 के पार है। हमने देखा था $100 तक पहुंच गया था पिछले हफ्ते, इनफैक्ट एक हफ्ते पहले जब हम बात कर रहे थे 100 के नीचे चला गया था, तो वहां से देखिए आज 113 पर आ गया है। तो 13% की बढ़त आपको पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में कच्चे तेल में आती हुई दिखी है और ये चिंता का विषय है। एक तो रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं और सैंक्शंस आ रहे हैं, 22 अप्रैल से अमेरिका के सैंक्शंस भी पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही है। ईस्टर्न यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है वहां पर परेशानी है। पुतिन साहब वार्निंग दे रहे हैं कि अमेरिकन वेपन्स जो आ रहे हैं वो हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। वापस कुछ न्यूक्लियर वॉर के उन्होंने संकेत दिए हैं। तो काफी
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल पर तो बड़ा एक्शन बना हुआ है। रिस्क प्रीमियम वापस कमोडिटीज़ में आ रहा है, कच्चे तेल में नहीं। सोने को देखिए 1985 पर आ गया है, एक महीने की ऊंचाई पर सोना है, लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त हमने पिछले हफ्ते देखी है। अब वहाँ से भी रिस्क बढ़ते हुए दिख रहा है, तो बाजार का मूड माहौल ठीक नहीं है। और जो जापान की आप बात कर रही थी, जो इस समय 2% नीचे है, वो उनके कारणों की वजह से भी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है। वहीं जापान का येन 20 साल के निचले स्तर पर है। वैसे तो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है तो उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी 20 साल के निचले स्तर पर अगर आपकी लोकल करेंसी है तो डेफिनेटली परेशानी की तो बात है। बिल्कुल। तो इक्विटी स्पेस में देखा जाए तो संकेत अच्छे नहीं। ऑफ कोर्स हमारे संकेतों की यहाँ पर भरमार रहेगी, तो उस पर नजर रहेगी, और कमोडिटी स्पेस में देखना होगा क्या कुछ एक्शन बन के निकलता है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा। तो कैश स्पेस में देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली, 2061 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर आया है। डीआईआईज ने हालांकि उसके ठीक विपरीत कुछ खरीदारी की है, 1400 करोड़ से अधिक का वो नंबर निकल कर आया है। और एफएनओ स्पेस में देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से जो खरीद का आंकड़ा निकल कर आया है, इंडेक्स स्पेस और सारे अदर एरियाज को मिला दे तो वो आंकड़ा तकरीबन 5000 करोड़ के आसपास की खरीद का निकल कर आया है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड में है। बस वही एफआईआईज के नंबर को अगर देखा जाए कैश स्पेस में तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन पूरे फुल स्विंग में है, तो इन सब पर हम पूरी डिटेल अपडेट आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते, उसके बारे में बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए, वीकेंड से ही हमने देखा है ये बहुत सारी कंपनियों के नतीजों का तो सिलसिला जारी रहा, भले ही हम छुट्टी पर रहे हों। तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में आपके लिए सबसे पहले इन्फोसिस है, जिसके नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे इससे वीक आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू है वो लगभग सिर्फ 1.3% बढ़ा है, डॉलर रेवेन्यू भी 0.7% बढ़ा है। वहीं आप इबिट देखेंगे तो उसमें 7.1% की कटौती है, और मार्जिन्स भी घटकर आए हैं, 23.5% से 21.6% आए हैं। और वहीं अगर मुनाफा देखें तो वो भी लगभग 2% गिरा है। वहीं अगर आप HDFC बैंक की बात करें, HDFC बैंक ने भी हमें निराश करा है, जिसकी हालांकि उसका जो एसेट क्वालिटी वो इंप्रूव हुई है, पर बाकी दूसरे नतीजों पर अनुमानों पर वो बिलो एस्टिमेट्स है, जिसमें NIIs है जो सिर्फ 10.2% बढ़ा है, प्रॉफिट है 22.8% बढ़ा है। हालांकि एस्टिमेट था कि 10,179 करोड़ आने का, जो आया है 10,000 के आसपास। अगर GNPA है वो घटा है, 1.17% आया है। NNPA है वो भी घट के 0.32% आया है। और अगर NIMs देखेंगे वो 4.1% से घटकर 4% आए हैं। HDFC बैंक में और खबर भी है, जिसमें बॉन्ड्स के जरिए कंपनी 50,000 करोड़ जुटाने के लिए फैसला लेगी, और वो बोर्ड बैठक 23 अप्रैल को होगी। साथ ही अगर आप ICICI प्रू के अगर नतीजे देखेंगे वो भी अनुमान से नीचे आए हैं, जिसमें नेट प्रीमियम 4.4% घट के आई है। प्रॉफिट हालांकि बढ़ा है, 62.5 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ के आसपास आया है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट APE जिसे बोलते हैं वो लगभग 4% बढ़ा है। और VNB वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन वो लगभग 28% पे आया है, जो कि पहले 25% पे था। सिमिलरली आलोक इंडस्ट्रीज, जिसके नतीजे मिक्स्ड आए हैं। रेवेन्यू हालांकि 37% बढ़ा है। EBITDA अगर देखेंगे तो 1.1% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन्स जो हैं उसमें दबाव देखा गया, 10.4% से घटकर वो 7.7% आए हैं। और जो लॉस है वो 500 करोड़ से घटकर अब लगभग 27 करोड़ के आसपास आया है। ओरिएंट होटल, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं, रेवेन्यू जो है वो लगभग 25% बढ़ा है। EBITDA जो लगभग 92% बढ़ा है। मार्जिन्स 11.3% से बढ़कर 17.4% आए हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो वो घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, 4.7 करोड़ का घाटा था और अभी मुनाफा आया है 1.4 करोड़ का। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको ये तो बता दिया कि पिछले हफ्ते जो कंपनीज के Q4 के आंकड़े निकल कर आए थे उसमें किस प्रकार का प्रदर्शन दिखा। लेकिन अरमान ये बताइए कि आज किन खबरों के दम पर एक्शन रहेगा। ऑफ कोर्स आज भी तो नंबर्स आने वाले हैं ना। बिल्कुल। तो जैसे सबसे पहले आप F&O में ध्यान रखना होगा, जिसमें माइंडट्री के नतीजे आएंगे, वो पोस्ट मार्केट आने का अनुमान है। और जुबिलेंट फूड्स पे जहाँ पे 18 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस से F&O में प्राइस एडजस्टमेंट होगा, जो कि आज की क्लोजिंग के बाद से एडजस्टमेंट होगा उसमें। और अगर करेंसी मार्केट की बात करेंगे तो वो
आज ओपन रहेंगे फ्रॉम 9 AM से करेंसी मार्केट्स ओपन रहेंगे। अब अपन खबरों पे आते हैं। खबरों पे टाटा पावर रिन्यूएबल में ब्लैक रॉक मुबादला निवेश करेगी और लगभग 4000 करोड़ का निवेश करेगी और 10.5% हिस्सेदारी खरीदेगी वो। इस हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन करके देखें तो इस डील के मुताबिक रिन्यूएबल का जो बिजनेस है उसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 34,000 करोड़। अब टाटा स्टील पर आप ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 मई को बोर्ड बैठक के शेयर विभाजन पर कंपनी विचार करेगी और नतीजे और इंटरिम डिविडेंड पर भी विचार होगा। आप ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसमें हेमंत सिंगा, ट्राइडेंट, डोनियर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, मोंटे कार्लो, अरविंद लिमिटेड आदि कंपनियों पर, जिसमें PLI स्कीम के तहत टेक्सटाइल मंत्रालय ने इन कंपनियों के नामों का चयन किया है और 61 कंपनियों का चयनित हुआ है और स्कीम के तहत 19,700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही ये भी एक न्यूज़ है कि जिसमें सरकार ने कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है और ये 30 सितंबर तक ये इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कैबिनेट का फैसला है कि कोल माइंस जो अब काम नहीं आ रही है लैंड माइनिंग्स के लिए, उनको हम किसी और यूज ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप PVR आइनॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें KGF2 ने सिर्फ 2 दिन में, जो कि थर्सडे, बुधवार और शुक्रवार को था, लगभग 230 करोड़ रुपए कमाए हैं। IGL पर ध्यान रखिएगा, जिसमें दिल्ली में PNG के दाम 4.25 SCM से बढ़ाए गए हैं और CNG में दाम 2.5 प्रति केजी से बढ़ाए हैं। साथ ही गुजरात गैस पर भी, जिसमें CNG के दाम 2.58 केजी से बढ़ाए हैं और अगर PNG के दाम देखें तो 2.64 SCM से बढ़ाए गए हैं। बल्क डील में मिस बेक्टर फूड्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें GW क्रोन ने लगभग 47 लाख शेयर्स बेचे हैं। लाइनस प्राइवेट ने भी लगभग 46 लाख शेयर्स बेचे हैं और खरीदने में SBI है, यूनिफी है और ब्लेंड है, जिन्होंने लगभग कुछ शेयर्स खरीदे हैं। हरिओम पाइस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, बेचा भी है, खरीदा भी है। बेचने वालों में नोमुरा है, सोसाइटी जनरल है, एलारा है और बायर्स में अगर स्प्रिंग और नीरज साहब हैं। CSC पर ध्यान रखिएगा, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने 11 अप्रैल को लगभग 4.4 लाख शेयर्स बेचे हैं और अब उनकी हिस्सेदारी 7.1% से घटकर 7.07% हो गई है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर किन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में आज हमें नजर रखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स आपको कमाई का मौका मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। तो सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत करते हैं। आज इनकी तरफ से डाबर में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्ट्रैटेजी के लिए आपको 545 का स्टॉप लॉस लगाना है, 575 का टारगेट मिल जाएगा। वहीं आन राठी सिक्योरिटीज आज औरबिंदो फार्मा पे खरीद की सलाह दे रहे हैं। 720 का टारगेट है, स्टॉप लॉस इस रणनीति में आपको 670 का अपनाकर चलना है। एक्सिस सिक्योरिटीज इनकी तरफ से डिफेंस स्पेस की BEL में खरीद की रिकमेंडेशन आ रही है। 244 का स्टॉप लॉस रहेगा, 256 का टारगेट आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं इनकी तरफ से एक और स्ट्रैटेजी ICICI प्रू में है, यहां पर खरीदारी करके चलना है। 533 का स्टॉप लॉस, 554 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इक्विटी स्पेस में एक्सपर्ट्स की सलाह आज मंडे मॉर्निंग के लिए क्या निकल कर आ रही है, क्या होगी स्ट्रैटेजी ब्रॉडर मार्केट में एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कहां आपको कमाई का मौका मिलेगा। इस पर विस्तार से बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। एक लंबे वीकेंड के बाद बाजार फिर से आज खुलेगा, तो जरा बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर कमाई कैसे हो सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए ओवरऑल बाजार में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। जिस हिसाब से पिछले सप्ताह हमने लगातार गिरावट देखी थी, मेरा ये मानना है कि यहाँ से जो फॉल है वो और एक्सटेंड हो सकता है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक नजर आ रहा है। निफ्टी में 17,300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे सेल की रणनीति अपनानी चाहिए। 17,550 के स्टॉप लॉस से एंड 17,300 के टारगेट्स होंगे। ओके और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी देखिए वो भी वीक नजर आ रहा है, वहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट गहरा सकती है और निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी 37,000 के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 37,000 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है नीलेश जी? मतलब अगर किसी को कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में सेक्टर्स में पैसे लगाकर कमाई करनी हो तो वो कौन से होंगे? देखिए दोनों ही बिकवाली के, एक बिकवाली का ट्रेड होगा LTCS में। इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी गिरावट गहरा सकती है और 4,550 के स्टॉप लॉस से 4400 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। वही खरीदारी का काउंटर होगा सन फार्मा, यहाँ पे 905 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चल सकते हैं 980 के टारगेट के लिए।
ठीक है नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहां कमाई के मौके हैं, ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है। और सन फार्मा में आज खरीद की रिकमेंडेशन आ रही है, 980 का टारगेट आपको वहां मिल जाएगा। और जितनी भी रिकमेंडेशंस निकल कर आई हैं उस पर जरूर फोकस करके चलिएगा, अच्छे मुनाफे की तरफ बढ़ता हुआ ये मंडे नजर आ रहा है। तो एक जबरदस्त कमबैक हमने कमोडिटी मार्केट में बनता हुआ देखा और हरे निशान के साथ चौतरफा खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले तो एनर्जी स्पेस पर ही फोकस कर लेते हैं, क्योंकि आज सोमवार की सुबह ग्लोबल स्पेस में हमने एकाएक शार्प सर्ज आते हुए देखा, फिर चाहे वो ब्रेंट हो, WTI हो या फिर नेचुरल गैस हो। मुझे बताइए हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? पिछले हफ्ते छोटा हफ्ता था, क्रूड को हमने 8000 के ऊपर बंद होते हुए देखा है। जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली एक गैप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। तो अगर हम क्रूड की बात करें तो 8100 के ऊपर की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस में करीबन 565 से 570 तक जो लेवल है एमसीएक्स पर दिखाई दे सकते हैं। जहां तक व्यू का सवाल है, ओवरऑल क्रूड ऑयल में दोबारा एक तेजी की शुरुआत हुई है और ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म 8400 और मीडियम टर्म 8900 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो 585 और उसके बाद 630 तक के मीडियम टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। तो दोनों में ही तेजी जो है वो जारी रहेगी। ओके, ये 630 तक का टारगेट आप नेचुरल गैस में कब तक देख रहे हैं? मेरे हिसाब से 2 हफ्ते के समय में आ जाना चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन। सोना चांदी ये दोनों भी चमक रहे हैं। ऑफ कोर्स जो यूक्रेन संकट है और दुनिया भर में महंगाई और रिसेशनरी खतरा जो मंडरा रहा है, उसके दम पर हमने सोने में एक अच्छा एक्शन देखा। पिछला हफ्ते तो कमजोरी लेकर सोना चांदी दोनों घरेलू वायदा में बंद हुए, लेकिन आज एक स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। $2000 आज पॉसिबिलिटी है आज इस हफ्ते? जी बिल्कुल, $2000 की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में 53,700 से 800 तक जा सकता है प्राइस। वहीं चांदी की अगर बात करें तो लगभग 71,000 के टारगेट हमें इस हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। ओके, मेटल स्पेस में वैसे तो देखा जाए तो आमतौर पर हमने देखा एल्यूमिनियम है, जिंक है या निकेल है, इनकी तरफ से हफ्ते दर हफ्ते एक धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला, खासतौर से जब से ये 2 महीने पहले रशिया यूक्रेन संकट शुरू हुआ है। पिछला हफ्ता हमने देखा ऑफ कोर्स मजबूती लेकर बंद हुए। एलमी तो बंद है ईस्टर की छुट्टी की वजह से। आज अगर मेटल स्पेस में किसी को रणनीति अपनानी होगी तो वो कैसे अपनाई जाए? जी मेरा मानना है कि जिंक अब भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस दोबारा 377 से 379 तक के हाइज जो हमने देखे थे वो रिपीट हो सकते हैं। एंड वंस अगेन यहाँ पर भी मीडियम टर्म की अगर बात करें यानी 2 हफ्तों की बात करें तो ऐसा लगता है कि 390 से 395 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो जिंक जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की तरह उभर कर आ जिंक स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की तरह उभर कर आता हुआ नजर आ रहा है। मेटल स्पेस में यहाँ पर रखिएगा नजर। शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां कहां पर कमाई के मौके दिख रहे हैं और अमूमन यहाँ सब जगह खरीदारी की ही रणनीति अपनाने की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने किस प्रकार की जो FII रिपोर्ट है वो दर्ज की है। तो इन्फोसिस पर JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट है वो हम आपके सामने रखते हैं। इन्होंने अपना आउटलुक ओवरवेट का मेंटेन किया है। टारगेट हालांकि इन्होंने घटाया है, 2200 कर दिया है। पहले 2300 था, वहां से घटाकर अब 2200 कर दिया है। सिमिलरली क्रेडिट स्विस की जो इन्फोसिस पर रिकमेंडेशन है वो हम आपको बता देते हैं। इन्होंने भी टारगेट अपना काटा है, हालांकि इनका आउटलुक अभी भी आउट परफॉर्म मेंटेन है। 2050 का टारगेट इन्होंने सुझाया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट आउटलुक बरकरार रखा है। टारगेट अब जो इनका नया है, पहले 2050 था, अब नया टारगेट 1970 का है। सिमिलरली टाटा पार पर मॉर्गन स्टैनली की रिकमेंडेशन आपके सामने रखते हैं। इन्होंने अपनी जो रणनीति है वो डाउनग्रेड की है, पहले न्यूट्रल थी, अब इन्होंने इसे अंडरवेट कर दिया है। टारगेट अब यहां पर 244 का टाटा पार में इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका की HDFC बैंक पर खरीद की रिकमेंडेशन है और इस स्टॉक के लिए उन्होंने टारगेट 1900 का सुझाया है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। दरअसल जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती दिखी है। PE फर्म ब्लैक रॉक रियल एस्टेट की अगुवाई वाली कंसोर्शियम टाटा पावर रिन्यूएबल में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है।
कंसोर्शियम में मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी भी शामिल है। ये निवेश 2 चरणों में होगा। पहले चरण में इक्विटी के जरिए और दूसरे चरण में कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए ये निवेश होगा। डील को 2 से 3 महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां पर आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।